आज हमारे साथ हैं डॉक्टर केतन रनप्रिया। वेलकम डॉक्टर केतन। Thank Dr. you. Ketan is working as HIV/AIDS consultant in Surat, Gujarat. His area of expertise is patient education and public awareness, जो कि बहुत ही इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए काम की चीज़ है और इसकी वजह से बहुत सारा इसमें कंट्रोल इस वजह से ही आया है। He is running the most viewed YouTube channel for HIV education. More than 110 articles have been published in various newspapers, and he has conducted more than 100 CMEs for doctors and medical staff. जैसा कि आप सब जानते हैं, क्योंकि ये बड़ा डर देता था ये डिजीज, तो सबसे पहले तो डॉक्टर इससे दूर भागते थे कि नहीं नहीं, HIV के पेशेंट को हमने ट्रीट नहीं करना है। तो आई थिंक डॉक्टर केतन ने बहुत अच्छा काम किया है। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को ही उन्होंने बहुत अच्छे से एजुकेट किया, क्योंकि उनको एजुकेट किया तो वो आगे बढ़ के नेचुरली ट्रीटमेंट भी दे पाएंगे और लोगों को भी एजुकेट कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ द डे, डॉक्टर साहब। Yes. ओके। सो हम बच्चों में HIV कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? मोस्ट ऑफ जो भी में से बच्चे को HIV पाया जाता है, अक्सर वो मदर्स टू चाइल्ड होता है, क्योंकि उसका जो रिस्क एक्सपोजर और कुछ होता नहीं है। तो जितने भी HIV पॉजिटिव बच्चे हैं उसमें ऑलमोस्ट मोर देन 90% जो HIV होगा वो माँ से बच्चे में होगा। तो अब यदि हमको उसको रोकना है तो माँ में सबसे जो मदर है तो उसमें HIV पॉजिटिव डिटेक्शन जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे पहले भी अब सबसे आइडियल सिचुएशन देखे तो हमें प्री मैरिटल HIV टेस्टिंग होना चाहिए। वो एक आइडियल सिचुएशन है। प्रैक्टिकल चीज़ अलग हो सकती है और यदि वो मुमकिन नहीं हो पाया है तो एटलीस्ट शादी के बाद जब प्रेगनेंसी प्लानिंग करते हैं उससे पहले दोनों पार्टनर्स का HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, VDRL, ये 4 इन्फेक्शन से उसका इन्फेक्शन के बारे में टेस्टिंग कराना चाहिए। तो यदि किसी को बिफोर प्रेगनेंसी प्लानिंग किसी का HIV पॉजिटिव आता है, दोनों में से किसी पार्टनर्स का पॉजिटिव आ सकता है। तो जब किसी का पॉजिटिव पार्टनर से आता है तो अब यदि हमको HIV फैलने से रोकना है तो हमें एक वायरल लोड का कंसेप्ट होता है। सबसे पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। वायरल लोड क्या होता है? वायरल लोड का मतलब यह होता है कि एक ml खून के अंदर HIV के कितने वायरस है। यह वायरस HIV पॉजिटिव पेशेंट्स में कुछ भी हो सकता है, इन रेंज फ्रॉम द 1000 टू द 1 करोड़। और कॉमनली जो रेंज देखते हैं वो हम देखते हैं 50,000 टू 5 लाख। तो जितना वायरस HIV पॉजिटिव में ये वायरस कम होगा उतना ही ट्रांसमिट होने की संभावना कम होगी। तो हमें HIV पॉजिटिव इंसान को जल्द से जल्द डिटेक्ट करना है, वो चाहे मदर हो या फादर। और यदि किसी का भी पॉजिटिव पाया जाता है बिफोर प्रेगनेंसी या तो आफ्टर प्रेगनेंसी, तो उसको हमको ART मेडिसिन, जो एंटी रिट्रोवायरल थेरापी के नाम से जानी जाती है, जिसमें अक्सर 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है। वो एक ही टैबलेट के रूप में होता है, हर रोज की एक गोली खाना होता है। तो आज की जो मॉडर्न ART मेडिसिन है, हर रोज की एक मेडिसिन खाएंगे तब वायरल लोड की संख्या लाखों में हो तब भी वो 6 महीने के भीतर वो 200 से भी कम हो जाएगी। और वायरल लोड कम होने के कारण जब 200 से कम होता है तब HIV एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर नहीं जाता। वह चाहे 2 पार्टनर्स एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तब भी वो सेक्सुअल रिलेशनशिप के बिना कॉन्डोम सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएंगे तब भी नहीं जाएगा। शर्त उतनी है, वायरल लोड 200 से कम होना चाहिए। और किसी मदर में से होने वाली मदर में HIV पॉजिटिव है तो उसका वायरल लोड हम जब 200 से कम कर देंगे तो उसको आने वाले बच्चे में HIV नहीं फैलेगा। तो अर्लीस्ट HIV डिटेक्शन होना सबसे जरूरी है। बिल्कुल सही बताया आपने। और मुझे ये बताएं कि अब एक बेबी पैदा हो गया एंड डिलीवरी के बाद हमें मतलब सब्सिक्वेंटली कभी भी पता चला कि मदर पॉजिटिव है तो और बेबी नेगेटिव है, तो कैसे हम रोक सकते हैं? मदर बेबी को ब्रेस्ट फीड भी कर रही है, लुकिंग आफ्टर भी कर रही है, कि मदर से बेबी को HIV ना जाए। ओके,
मदर से बेबी को एचआईवी 3 स्टेज में हो जाने की संभावना होती है। एक होता है प्रेगनेंसी के दौरान, जो हम मदर को एचआईवी की दवाई देकर वायरल लोड कम कर कर उस रिस्क को कम कर सकते हैं। दूसरा होता है ड्यूरिंग डिलीवरी, तो उसमें दो चॉइस होती है। यदि इनफ एआरटी मेडिसिन ले चुके हैं 6 महीने तक की और वायरल लोड 200 से कम है, तो नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। और यदि वायरल लोड ज़्यादा है तो एडवाइस है कि सीजरियन सेक्शंस करा जाए। ये डेवलप कंट्रीज की गाइडलाइंस है। इंडिया में नाको की जो गाइडलाइन है कि यदि कोई गायनेक प्रॉब्लम है तो उसका सीजरियन सेक्शंस होगा, और यदि कोई गायनेक इंडिकेशंस नहीं है तो उसका नॉर्मल डिलीवरी होगा। यह इंडियन गवर्नमेंट से जो नाको ऑर्गेनाइजेशन है उसका गाइडलाइंस है। और तीसरा रिस्क होता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, तो उसमें भी ऑल और नन लो नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम सभी को टॉप फीडिंग पे रखेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि सभी को हम ब्रेस्ट फीडिंग पे रखेंगे। पर्सन टू पर्सन ये डिफर करेगा कि एक कौन से इंसान को, मुझसे कौन से मदर को हमको क्या एडवाइस देना है। देखिए, जो लोग, एक अफाज क्राइटेरिया होता है, उसका मतलब होता है ए फॉर अफोर्डेबिलिटी, कि टॉप फीडिंग अफोर्ड कर सकता है। एफ मतलब फिजिबल, टॉप फीडिंग करना इतना आसान नहीं होता, काफ़ी रिसोर्सेज, समय और मैन पावर्स चाहिए होते हैं। तो यदि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो फिजिबल। ए थर्ड है, ए है एक्सेप्टेबल्स, क्योंकि टॉप फीडिंग्स कराना वो भी देखना है कि जैसे जो घर के दूसरे मेंबर्स है, जो कल्चर से, जो सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, वहां पर उसको एक्सेप्टेबल होने की संभावना है कि नहीं है। एस है सेफ्टी, मतलब हाइजेनिकली जो टॉप फीडिंग दे रहे हैं वो हाइजेनिकली, यानी कि बिना जंतु, यानी कि बिना बैक्टीरिया वायरस होना चाहिए, कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, दूषित नहीं होना चाहिए जो भी दूध दे रहे हैं। और आखिरी जो एस है वो है सस्टेनेबल, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है, काफ़ी महीनों की बात है। तो लंबे वक्त तक इसको करना मुमकिन है कि नहीं, वो भी देखना है। तो ये पांचों क्राइटेरिया यदि फुलफिल कर पाते हैं, पॉसिबल है किसी लेडी के लिए, तो उस लेडी को टॉप फीडिंग एडवाइस करते हैं। और जब इन क्राइटेरिया पॉसिबल नहीं है किसी को करने के लिए, तो हम उसको ब्रेस्ट फीडिंग एडवाइस करते हैं। तो काफ़ी लोगों के मन में सवाल ये आएगा कि यदि ब्रेस्ट फीडिंग में तो एचआईवी का वायरस है, तो फिर हर सबको टॉप फीडिंग क्यों नहीं? क्योंकि मैंने पहले बताया कि वो 5 क्राइटेरिया में सस्टेनेबल नहीं होगा, तो रिस्क ये रहेगा कि दूषित ऊपर वाला दूध में से उसके कंटामिनेटेड मिल्क जाएगा, तो बच्चे को डायरिया और न्यूमोनिया होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और इन डायरिया और न्यूमोनिया से बेबी का डेथ होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू एचआईवी। इसीलिए हर एक पेशेंट की पर्सनल सिचुएशंस क्या है, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कौन सा मिल्क दिया जाए। और बेबी डिलीवरी होने के बाद भी बेबी का 3 बार मीन्स के टेस्टिंग्स होता है। वो अक्सर लोग मीन्स के, मोस्ट ऑफ मीन्स के अराउंड 90% लोग गवर्नमेंट प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, तो उसमें 3 बार टेस्टिंग होता है। एक होता है 6 वीक पे, 6 हफ्ते पर पीसीआर टेस्टिंग करते हैं। फिर होता है 6 महीने पर एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, और वो आखिरी बार 18 महीने पर एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। ये तीनों टेस्ट में नेगेटिव आ जाता है तो बच्चा एचआईवी फ्री ऐसा घोषित कर सकते हैं, और उसके बाद बच्चे की कोई और टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया। इसमें से लाइक अगर एक क्रिटिकल कोई मोस्ट क्रिटिकल स्टेप बताना हो इन रिड्यूसिंग द मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा? एचआईवी डायग्नोसिस अक्सर हम आज की प्रैक्टिस में भी देखते हैं कि जो भी प्रेग्नेंट लेडी होगी, तो उसका फर्स्ट टाइम जो एचआईवी टेस्टिंग्स होता है वो काफ़ी देर से होता है। वो प्रेग्नेंट हो चुकी है तब भी मीन्स के आइडियली ऐसा होना चाहिए कि जब भी मीन्स के कोई भी लेडी एचआईवी प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट पाई जाती है, उसी दिन उससे चारों इन्फेक्टिव एजेंट्स जो मैंने बताए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी एंड वीडीआरएल, फर्स्ट डे पर हो जाने चाहिए। क्योंकि जब वो हो जाते हैं और किसी का पॉजिटिव आता है तो उसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द चालू कर सकते हैं, और जितना जल्दी ट्रीटमेंट चालू करेंगे उतना ही बच्चे में जल्दी से हम उसको रोक पाने में सफलता ज़्यादा अच्छी से मिलेगी। मतलब अब वो कंसेप्ट नहीं हमें प्रोपोगेट करना चाहिए कि अगर एचआईवी पॉजिटिव है तो टर्मिनेशन करो,
ट्रीटमेंट करो फिर हाँ। प्रेगनेंसी करो, नहीं। जैसे अर्ली डायग्नोसिस करो, ट्रीटमेंट करो और प्रेगनेंसी कंटिन्यू करो। ठीक कहा मैंने? यस, आपने बहुत ही अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन किया कि पहले कुछ अभी भी लोगों को यदि सही इन्फॉर्मेशन नहीं होने के कारण अभी भी ये गलती होती है कि एचआईवी पॉजिटिव आता है तो लोग प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, गर्भपात कर देते हैं। लेकिन ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर में इसके एचआईवी प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस तो प्रेगनेंसी है वो तो 3 महीने के अंदर डायग्नोसिस हो ही जाता है। तो जब ऐसे उसी समय पे आपने एचआईवी का डायग्नोसिस कर लिया और उस समय पे आपने 6 में से दवाई चालू कर लिया तो डिलीवरी 9 महीने पे होने वाली है। तो 6 महीने का वक्त मिलेगा और ये 6 महीने एआरटी मेडिसिन चला तो वायरल लोड नॉन डिटेक्टेबल हो जाएगा, इसका मतलब 200 से कम हो जाएगा। तो फिर बच्चे मुझे नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकता है और इसका आगे का प्लानिंग भी हो सकता है, तो बच्चा एचआईवी नेगेटिव आ सकता है। मैं कुछ स्टेटिस्टिक देना चाहूँगा कि यदि कोई लोग ऐसा समझते हैं कि हर जो बच्चा एचआईवी पॉजिटिव मदर से डिलीवर होता है, वो एचआईवी पॉजिटिव ही आता है। तो ऐसा नहीं होता है। यदि हम कुछ भी ट्रीटमेंट ना भी कराएँ, तब भी बच्चे को एचआईवी होने की संभावना रफली 30 से 40% है। यानी कि हर 3 बच्चे जो एचआईवी पॉजिटिव मदर से जन्म लेते हैं, उनमें से किसी एक बच्चे को एचआईवी आएगा और 2 को नहीं आएगा। ये बात थी बिना ट्रीटमेंट की। लेकिन जो मॉडर्न थेरेपी से उसका ट्रीटमेंट लिया जाए, तो बच्चे को एचआईवी होने की संभावना 2% से भी कम है। ये भी एक थियोरेटिकल रिस्क है, यानी कि 100 में से 2 बच्चे से भी कम को एचआईवी आएगा। एक थियोरेटिकल बात है, प्रैक्टिकल में बात बताओ कि जैसे हमारी शहर में जो सिविल अस्पताल है, उसमें पिछले 3 साल में 150 बच्चे जन्म लिए थे, उनमें से एक भी बच्चे को एचआईवी नहीं आया हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और बात जो मैं फिर से आपकी रिपीट करना चाहूँगी, आपने 2 बार हमारे सुनने वालों को बताई और मैं ये सिर्फ़ जनरल पब्लिक नहीं, सारे डॉक्टर्स को भी पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर मदर एचआईवी पॉज़िटिव है, तो आज की डेट में 100% सिज़ेरियन का कोई मतलब नहीं है। आप मदर को ट्रीट कीजिए, उसका लोड कम कीजिए, वायरल लोड कम कीजिए और मदर कैन हैव अ नॉर्मल डिलीवरी ऑल्सो। और हमारी लो रिसोर्स सेटिंग में तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो आज आपने सुनने वालों को बताई है। आई एम थैंकफुल फॉर दैट। थैंक मैं यू। आपसे नेक्स्ट ये पूछना चाहूंगी कि कौन सा कोई एक ड्रग है अगर लेना पड़े, वैसे तो आपने बताया कि 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन ही एक गोली में आने लग पड़ा है, जो कि बहुत ही सहूलियत, बहुत ही ईज़ी हो गया है फॉर पीपल टू टेक। बट कोई एक ऐसा ड्रग जो मदर से बेबी की को एचआईवी की ट्रांसमिशन को रोकता हो? आप मदर को खाने वाली गोली की क्वेश्चंस है कि बेबी को देने वाला क्वेश्चंस है? कौन सी किसकी दवाई की बात मैं कर रहे मैं मदर को देने का पूछ रही हूँ कि मदर को हैं? दें तो ओके, बेबी ठीक है। को नहीं ट्रांसमिट होगा। ओके, ठीक है। मदर को जो दवाई देते हैं तो उसमें टीएलडी जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में अभी फर्स्ट चॉइस वही है और हुँ, अक्सर वर्ल्ड वाइड भी उसको एक्सेप्टेबल किया गया है गुड ड्रग्स। उसमें टीएलडी का मतलब है टीनोफोविर है 300 मिलीग्राम है, लेमियोडिन है 300 मिलीग्राम है और डी मतलब डोल्टोग्राविर है 50 एमजी है। तो ये तीनों दवाई का मिश्रण एक ही टेबलेट में आता है। तो लोगों को पहले भी ऐसा मिसकंसेप्शन होता है कि एचआईवी है या तो उसको बहुत सारी दवाई खानी पड़ेगी। हुँ, तो ऐसा यस। नहीं है, आज के समय में सिर्फ एक ही गोली खाना होता है। दूसरा एक मिसकंसेप्शन में से गलत धारणा यह है कि एचआईवी है तो उसको बहुत सारी तकलीफें होंगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब दुनिया में पहली बार एचआईवी का पता चला और आज 40 साल से भी ज़्यादा वक्त बीत चुका है, तब दुनिया में अभी तक दुनिया में 40 से भी ज़्यादा मेडिसिन आ चुकी है और हाल ही की जो मेडिसिन है उसकी साइड इफेक्ट बहुत इनसे डायबिटीज की मेडिसिन है उससे भी यदि आप कम है, टीबी की मेडिसिन उससे भी कम है, ऐसा भी कह सकते हो। तो करंट एचआईवी मेडिसिन से वो काफ़ी सेफ है, सुरक्षित है और एचआईवी से जो नुकसान हो रहा है उसके कंपैरिजन में मेडिसिन से नुकसान होने की संभावना 1% से भी कम है। ठीक है, सही बताया आपने। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट जो आप बोल रहे थे कि एचबीएसएजी और एचसीवी की एंटीबॉडीज़ चेक करें एंटीनेटल पेशेंट्स में प्रेगनेंसी होते ही, समहाउ ये कहा जाता है कि एचबीएसएजी जो है वो एचआईवी से भी ज़्यादा खतरनाक कई बार प्रूव होता है अगर ट्रीटमेंट के बगैर छोड़ दिया जाए, और वो भी मदर से राइट। बेबी को ट्रांसमिट होता है, तो इक्वली क्या ज़्यादा खतरनाक है वो एचआईवी से। हाँ, एचआईवी और बदनाम यहाँ पर एक बात मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि ज़्यादा। जान के ताज्जुब होगा
कि ये जो टीएलडी मैंने मेडिसिन्स बताया, तो वो हाँ, हाँ। मेडिसिन सिर्फ़ एचआईवी पे काम करती है ऐसा नहीं है। ये हुँ, हेपेटाइटिस हुँ। बी पर ही उतना ही काम करेगी, तो यदि किसी को हेपेटाइटिस बी है और एचआईवी दोनों है, तब भी उसको ये टीएलडी एक ही गोली खाना है, एक ही गोली दोनों बीमारी को कंट्रोल करेगी। अरे वाह! ये तो बहुत सही बात बताई आपने। अब अगर इस सब के बावजूद, जैसे आपने बताया लेस देन 2% 100 में से 2 से भी कम बच्चों को एचआईवी ट्रांसमिट होता है मदर से, तो इन बच्चों की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? यदि मान लें कोई बच्चा है और उसको एचआईवी पॉज़िटिव पाया गया है, तो उसका ट्रीटमेंट का ऑप्शंस हाल ही में अभी में से सिर्फ़ गवर्नमेंट प्रोग्राम में है। क्योंकि जो पीडियाट्रिक मेडिसिन्स जो बच्चे का मेडिसिन्स होता है, वो लो डोज़ में होता है और लो डोज़ मेडिसिन्स अभी प्राइवेट मार्केट में उपलब्ध नहीं है। तो हुँ, हुँ। किसी भी एचआईवी पॉज़िटिव बच्चे का ट्रीटमेंट करने के लिए आप उनसे अभी इंडिया में करीबन 690 एआरटी सेंटर्स हैं, जिसमें आपको फ्री ऑफ चार्ज मीन्स के बच्चे का एआरटी ट्रीटमेंट है, वो आपको मिल जाएगा और उसका इलाज होगा। तो ये जो नेविरापिन दी जाती है बच्चे को आफ्टर बर्थ, ये कितने समय के लिए दी जाती है? ओके। उसमें 2 क्राइटेरिया है कि यदि मदर ने 6 महीने तक एआरटी की दवाई खाया है, एचआईवी के इलाज करने के लिए एलोपैथी मेडिसिन जो खाया है, तो बच्चे को 6 हफ्ते के लिए नेविरापिन दवाई देना है, जो सिरप फॉर्म में आता है। और यदि माँ ने 6 महीने से कम वक़्त तक अपनी एआरटी दवाई या तो लिया हुआ है, तो फिर मीन्स के बच्चे को 12 हफ्तों के लिए नेविरापिन सिरप देना होता है। बिल्कुल, तो ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने और आपने अभी हमें बताया था बट फिर भी एक सुनने वाले ने पूछा है कि क्या एचआईवी पॉज़िटिव बच्चा जिसने माँ से लिया है वो क्योर हो सकता है कि नहीं? एक बार फिर बता दीजिए हमारे सुनने वालों को। ओके। अब बच्चा क्योर पहले तो मीन्स के बड़ा भी पहला उससे पहला कोई क्वेश्चन आता है, क्या एडल्ट कोई क्योर होता है? तो हुँ, एडल्ट क्योर नहीं होता। अब जब हुँ, एडल्ट क्योर नहीं होता, तो बच्चा भी क्योर नहीं होगा, क्योंकि वायरस एक ही है, तो उम्र के हिसाब से क्योर में डिफरेंस नहीं आता। तो ये भी मीन्स के काफ़ी लोगों को मिसकंसेप्शन से या तो इमोशनली पेन में है या तो उसकी मजबूरी है, काफ़ी कारण से लोग आज भी मीन्स के ढूँढते रहते हैं कि एचआईवी का क्योर हो जाए, लोगों से पूछते रहते हैं कि आप क्या एचआईवी का ट्रीटमेंट क्योर कर सकते हो कि नहीं कर। एक बात समझ लीजिए, आज की दुनिया में 200 देश है और कहीं लाखों डॉक्टर्स हैं। सच में कोई आपको एचआईवी क्योर नहीं कर सकता। तो आपको जो ये हकीकत है, उसका स्वीकार करेंगे, तो आप जो सही अलग जो भी ऑप्शंस उपलब्ध है, उस पर आप फ़ोकस कर पाओगे और आपका जो मजबूरी है, उसका कोई गलत लाभ नहीं उठाएगा और ऐसी गलत लाभ उनसे लालच के यदि लालच में है तो आपकी मजबूरी के कारण आपका शरीर का और पैसों का, स्वास्थ्य का, दोनों सभी का नुकसान होगा। इसीलिए क्योर की लालच में कहीं ना भटके। आज जिस तरह से डायबिटीज़ यदि किसी को डायबिटीज़ है, तो हुँ, दवाई हुँ, खाकर अपनी पूरी ज़िंदगी जी सकता है, हुँ, तो एचआईवी डायबिटीज़ से भी अच्छा है, इलाज करने के रूप बिल्कुल, में। बिल्कुल। यदि आज मेरे पास भगवान मुझे चॉइस दे कि तुम्हें दोनों में से एक बीमारी मिलेगी, या डायबिटीज़ या तो एचआईवी, तो मैं एचआईवी चूज़ करूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने से बेटर है कि एचआईवी को ईज़िली कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल सही आपने बताया क्योंकि डायबिटीज़ जैसी कई बीमारियाँ हैं, लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ या वैसे भी जो कि हम अपनी तरफ से शुगर लेवल्स कंट्रोल में रखते हैं, पर अंदर-अंदर फिर भी वो हमारे कई अंगों को ख़राब करते रहती हैं। एटलीस्ट एचआईवी में हमें मालूम है कि हमने अगर वायरल लोड कम रखा है, दवाई खाते रहेंगे, तो नेचुरली उतना डैमेज नहीं होगा, उतना क्या होगा ही नहीं। सही कह रही हूँ मैं डॉक्टर साहब? यस, मैं दोनों का डिफरेंस आपको कुछ 2 लाइन हाँ में जी, हाँ जी। बताऊँगा। प्लीज़, हाँ ठीक है? जी, हाँ। हाँ, ठीक है। डायबिटीज़ जो भी पेशेंट्स है, उसका लगभग 5 से 10% ही ऐसा बनेगा कि वो रेगुलर दवाई खा रहे हैं, तब भी उसका शुगर जो मीन्स कि 140 से कम आना है, वो आया होगा। ऐसे 5 से 10% पेशेंट ही होंगे, बाकी सब में दवाई खाते हैं, तब भी वो ज़्यादा ही आएगा। एचआईवी के केस में यदि हर रोज़ दवाई खा रहा है, तो मोर देन 95% मीन्स मेरा जो पेशेंट्स मेरा जो पूल है, मेरा क्लिनिक में है,
तो ऑलमोस्ट 98 टू 99% पेशेंट ऐसे है कि उसका वायरल लोड नॉट डिटेक्टेबल आता है, यानी कि उसका वायरल लोड 20 से कम आता है। दूसरी बात, डायबिटीज समय के हिसाब से उसकी गोली भी ऑलमोस्ट लग सभी में बढ़ती जाती है उम्र के हिसाब से, 1 गोली, 2 गोली, 3 गोली, 4 गोली। एचआई में यदि आप पहली गोली रेगुलर खाते हो तो आपको उसमें गोली मेडिसिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और शुगर जैसे कहा, ठीक है, और जो डायबिटीज़ है वो आपके खाने में रिस्ट्रिक्शंस लाती है, और खाना हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, सुबह से लेकर शाम तक वो हमारे साथ जुड़ा हुआ चीज़ है, और उसमें आपको पाबंदी आएगी कि आपको ये खाना है या नहीं खाना है। एचआई में आपको जीने में या खाने में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, तो आप अपने जो खाना है वो आराम से जो भी खा रहे हो पहले से वो कभी भी खा सकते हो। बहुत सही बताया आपने। ये तो सुन के मतलब बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है, और मैं अप्रिशिएट करूंगी आपका, और आप जैसे अगर नौजवान डॉक्टर्स उसके साथ जुड़ते हैं तो डेफिनेटली एचआईवी हमारे लिए आगे चल के, अभी भी कम है प्रॉब्लम, और आगे चल के तो और कम होगी ही होगी। एक क्वेश्चन और था कि अगर कोई लेडी का एचआईवी इन्फेक्शन ड्यूरिंग लेबर, या कई बार पहले नहीं टेस्ट हुआ हो, या इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी पता चले, तो क्या स्टेप्स लिए जाएंगे उसके लिए? अ, देखो, ड्यूरिंग लेबर में से लेबर चालू हो गया है तो फिर हमारे पास सीजन का ऑप्शन है ही नहीं। यदि हम्म। वो लास्ट लेबर पेन के साथ आया है पेशेंट्स, और ये तब हमारे पास यदि वो चॉइस है कि हम हम्म। हमारे पास सीजरियन सेक्शन भी कर सकते हो, नॉर्मल डिलीवरी भी कर सकते हैं, तो लेबर पेन के साथ आया है, मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुआ है, पानी निकलना चालू नहीं हुआ है, तो सीजरियन सेक्शन करना है। और यदि मेम्ब्रेन रप्चर हो चुका है तो कभी भी सीजरियन सेक्शन ना करें, उसका कोई उसका कोई फायदा नहीं रहता। मेम्ब्रेन रप्चर हो चुका है तो उसका नॉर्मल डिलीवरी करना है। ठीक है। और डिलीवरी के बाद में एक वो जो इमीडिएटली आप ब्रेस्ट पहला फीडिंग का डोज ही है? ठीक है। हम्म। इमीडिएटली आप में से ड्यूरिंग लेबर पे यदि लेबर पेन के साथ आया है तो उसका फर्स्ट डोज स्टार्टिंग कर सकते हो विदाउट एनी अदर ट्रीटमेंट, जो आपको बताया टीएलडी मेडिसिन। तो और कुछ भी करने से पहले भी एक मेडिसिन आप टीएलडी स्टार्ट कर देना है। बाकी का जो भी फॉर्मेलिटीज है चेकअप है बाद में कर सकते हैं। और आफ्टर डिलीवरी जो इसके बेबी का न्यूरापिन 12 हफ्ते तक चलेगा, जो हमने बात हुआ है। और हम्म। ब्रेस्ट फीडिंग, दोनों क्राइटेरिया ऑप्शंस ओपन है। प्रेग्नेंट जो लेडी है वो क्या उसके लिए फिजिबल है। और याद रखिए कि आपका आखिरी बच्चे का जो आखिरी एचआईवी टेस्ट है वो हम्म। उसका दूध देना बंद हो जाए, दूध पीना बंद हो जाए उसके 6 महीने के बाद करना है। एक क्वेश्चन और किसी ने पूछा है कि अगर कोई आईवीएफ कराना चाहता है तो क्या वो आईवीएफ के द्वारा एचआईवी ट्रांसमिट हो जाएगा, या बेटर रहेगा कि पहले ट्रीटमेंट लेके वायरल लोड कम करके फिर वो प्रेगनेंसी प्लान करें? आपको बच्चे में एचआईवी आने के रोकने के लिए आज के समय में आईवीएफ का कोई रोल नहीं है। टेस्ट ट्यूब बेबी कर बच यदि आप में से मान लो कि हस्बैंड वाइफ में कोई एक भी में से मान लो हस्बैंड पॉजिटिव है, वाइफ नेगेटिव है, और लोग ऐसा कंसेप्ट है कि चलो आईवीएफ कराएंगे तो उसमें सीमेन वॉश हो जाएगा तो उसके अंदर वायरस कम हो जाएंगे, तो फिर मदर वाइफ को एचआईवी नहीं होगा और बच्चे को भी नहीं होगा। लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली ऑप्शन है, और उसके इतना सक्सेस रेट भी उतना नहीं है जितना में इसकी मेडिसिन खाना है। मेडिसिन तो आपको खाना ही है, ठीक है, आप आईवीएफ कराओ या नहीं कराओ, आपको खुद की हम्म। सेहत के लिए तो मेडिसिन खाना ही है। तो बेटर है कि हस्बैंड को एचआईवी पॉजिटिव है तो फिर वो पहले अपना एचआईवी की दवाई चालू कर ले, 6 महीने के भीतर उसका वायरल लोड कम हो जाएगा, 200 से कम हो जाएगा, उसके बाद आप नेचुरल प्रेगनेंसी प्लानिंग कर सकते हैं। उसमें कुछ कंडीशंस होती है, प्लस में से मान लीजिए कि तीनों कंडीशन में यहाँ पर आपका एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम्म। हस्बैंड और वाइफ दोनों एचआईवी पॉजिटिव है और प्रेगनेंसी प्लानिंग का बच्चा चाहिए, तो सबसे पहले दोनों को एचआईवी की मेडिसिन पर रख लीजिए। दोनों का वायरल लोड 200 से कम हो जाए तब तक इंतज़ार करिए, और जैसे 200 से कम हो जाए उसके बाद प्रेगनेंसी प्लानिंग करिए। दूसरा केस है, मान लेते हैं कि चलो हस्बैंड पॉजिटिव है और वाइफ नेगेटिव है, तो हस्बैंड की एचआईवी की दवाई चालू करें, वायरल लोड 200 से कम करें, उसके बाद बिना कॉन्डोम भी प्रेगनेंसी प्लानिंग करने के लिए सेक्स करेंगे तो वाइफ को एचआईवी नहीं होगा। और जब वाइफ को एचआईवी नहीं होगा तो आने वाले बच्चे को एचआईवी नहीं हो सकता।
इसमें किसी को फिर भी डर है तो कुछ एडेड सेफ्टीज के लिए एक फर्टाइल टाइम होता है, जो मीन्स के आपका मेंसेस साइकिल जो 28 दिन का है तो 14 दिन के आसपास में बच्चा रहने की संभावना होती है। उसके बहुत जो भी इसका मिडिल पीरियड है, मान लीजिए 28 दिन का साइकिल है तो 14 दिन के 3 दिन पहले और 2 दिन बाद उसी समय पर बच्चा रह सकता है, उसके बाद के टाइम पर बच्चा नहीं रह सकता। तो आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग करना है और आपको डर लगता है तो आप बिना कॉन्डोम सिर्फ इसी 5 दिन के हर महीने मेंसेस साइकिल का जो है इस 5 दिन उसी में आप बिना कॉन्डोम सेक्स करें, उसके अलावा कॉन्डोम के साथ करें, तो आपका नंबर ऑफ जो एक्सपोजर है वो कम हो जाएगा। फिर भी किसी को डर लगता है तो एक कंसेप्ट होता है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। इसका मतलब क्या होता है कि जिस तरह से हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती है कि उस दवाई खाने से प्रेगनेंसी नहीं रहती, उसी तरह से एक ऐसी भी पिल आती है कि उसको खाने से एचआईवी नहीं होता। तो फिर भी मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी को ज़्यादा डर लग रहा है लेडी को, तो वो लेडी हस्बैंड पॉजिटिव है, लेडी नेगेटिव है, तो लेडी ये प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस मेडिसिन खा सकती है। तो उससे और ये दोनों चीज़ें मिल जाएगी तो एचआईवी होने की कोई संभावना नहीं है। अब तीसरा केस लेते हैं कि हस्बैंड नेगेटिव है और वाइफ पॉजिटिव है। तो वापस रूल नंबर हमारा सबसे बड़ा रूल थंब रूल वही है कि वायरस की संख्या कम करें। जो पॉजिटिव जिसके पास वायरस है उसका वायरस कम करें। तो एचआईवी पॉजिटिव जो लेडी है उसका जो वाइफ है उसका दवा एचआईवी की दवाई चालू होगी, वायरल लोड 200 से कम होगा, उसके बाद प्रेगनेंसी प्लानिंग करेंगे। ठीक है। मैंने पहले बताया 200 से कम होने के बाद हस्बैंड में जाने की संभावना नहीं है। हम्म। फिर भी डर है तो हस्बैंड प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस मेडिसिन ले सकता है। और वो भी और नेचुरली कॉन्टेक्ट रिस्क नहीं लेना चाहता, उसको लगता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, तो तीसरा एक ऑप्शन इस केस में होता है आईयूआई। इसका मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो इसके अंदर इसके हस्बैंड को जो अपने वीर्य है, सीमेन है, वो लेबोरेटरी में जाकर एक ट्यूब में दे देना है। फिर डॉक्टर उस वीर्य और सीमेंस को मासिक की जगह पर रखेंगे, वजाइना की जगह रखेंगे, और नेचुरली में इसकी बेबी प्लानिंग हो जाएगा। तो आपको फिजिकल कांटेक्ट होगा ही नहीं, तो उस तरह से आपको कोई रिस्क नहीं रहेगा। और कुछ लोग, काफ़ी लोग अभी भी गलती करते हैं कि एचआईवी के डर से वो लोग मजबूर से ना चाहते हुए भी डोनर स्पर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज के टाइम में वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई इमोशनली अटैच होता है कि हर कोई ऐसा ही चाहता है कि मेरा मेरा खुद का बच्चा ही हो। तो और फिर भी वो एचआईवी के डर के कारण वो डोनर स्पर्म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखिए, मैंने जितने भी ऑप्शंस आपको बताए हैं उतने ऑप्शंस आप इस्तेमाल करोगे तो आपको और कोई डोनर स्पर्म करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको आईवीएफ कराने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने जितना कहा उतना बहुत काफ़ी है। आप दोनों सुरक्षित होंगे और आने वाला बच्चा भी सुरक्षित होगा। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब। एक सब जानते हैं कि मेल कॉन्डोम तो बहुत बड़ा प्रोटेक्शन फैक्टर है। एचआईवी, अगर आपके पार्टनर के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो भी, नॉलेज है तो भी, एक फीमेल कॉन्डोम आता है, वो भी काफी हद तक एज इफेक्टिव एज मेल कॉन्डोम है। बट इंडिया में हमें थोड़ा सा इतना वो नहीं है, प्रचलित नहीं है उसका यूज। तो क्या हम डॉक्टर्स को थोड़ा फीमेल कॉन्डोम के बारे में भी प्रोपोगेट करना चाहिए, ताकि और अनप्रोटेक्टेड सेक्स जैसे एडोलेसेंट्स वगैरह में हो जाता है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, तो उन लोगों को एचआईवी होने की संभावना इससे कम हो जाएगी? यस। प्रैक्टिकली जो मेल कॉन्डोम इस्तेमाल करना है काफ़ी कन्वीनियंट है और इजी है कॉस्ट वाइज, और सभी तरह। लेकिन यदि कुछ किस्से ऐसे भी होंगे, मान लीजिए कि सीरो डिस्कॉर्डेंट कपल, यानी कि एक पार्टनर पॉजिटिव है, हस्बैंड पॉजिटिव है, वाइफ नेगेटिव है, और सब कुछ समझाने के बाद, अवेयरनेस होने के बाद भी उस इंसान को कॉन्डम इस्तेमाल करना है, तो उस समय पर यदि लेडी पार्टनर्स को खुद को प्रोटेक्ट करना है तो वो खुद को मीन्स के फीमेल कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये सेम सिचुएशंस मीन्स हम अक्सर देखते हैं कि जो सेक्स वर्कर्स होते हैं तो उसके जो क्लाइंट्स होते हैं उनमें से सभी क्लाइंट्स कॉन्डम का इस्तेमाल करें वो मुमकिन नहीं है, वो नहीं करते हैं। और कुछ उसकी मजबूरियां है तो हर किसी को मना भी करने की, क्योंकि उसका जो भी लाइफ है उस पर डिपेंडेंट है। तो जब इस केस में जो सिचुएशन है तो उस केस में फीमेल सेक्स वर्कर जो है
वो फीमेल कंडोम्स का इस्तेमाल करे, तो भी एक अच्छा ऑप्शंस रहे, अल्टरनेटिव ऑप्शंस रहेगा। बहुत अच्छा बताया आज आपने। मेरी ही नॉलेज बहुत एचआईवी के बारे में, उसकी ट्रीटमेंट और बहुत सब कुछ पता मुझे ही ज़्यादा लग गया है आज। तो मुझे लगता है हमारे सुनने वालों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर केतन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आपने हमें बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बातें बताई हैं एंड आई थिंक अगर हम ये समझ जाएँ तो हमें एचआईवी से तो कम डर लगेगा ही लगेगा एंड बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। Thank you. Could you show us the certificate, please? डॉक्टर केतन, इट वाज रियली प्लेजेंट आपसे मिलना और इतना कुछ समझना और मुझे खुद को इतना आश्वस्त लग रहा है, तो मुझे लग रहा है सुनने वालों को भी उतनी ही अच्छी फीलिंग आई होगी। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। डॉक्टर के Med Talks will be back tomorrow at 7 p.m. with another edition of the show. Keep watching KK Med Talks. Namaskar. नमस्कार।